आज इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर जवाब दिया, पर ये जो जवाब दिया क्या ये राहुल गांधी के फैक्ट्स को काउंटर करते हैं, और ये मुद्दा आपके लिए ज़रूरी है ही क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे कि राहुल गांधी की क्या आरोप थे और क्या फैक्ट्स उन्होंने प्रस्तुत किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जिसने कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने उसका क्या रिप्लाई किया है, और फिर अंत में जानेंगे कि ये मीडिया चैनल्स हमें कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये मुद्दा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हम इसे क्यों नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं एक लोकतंत्र में, उसके बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के आरोपों से। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 5 तरह की वोट चोरी या वोट की गड़बड़ियों को पकड़ा, जिसमें से पहला था डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही व्यक्ति एक है और उसकी 4 जगह आईडी जो है वो बनी हुई है। और जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया गुरकीरत सिंह डांग, जो एक ही व्यक्ति हैं, इनका एड्रेस और सारी डिटेल भी सेम ही है, लेकिन ये 4 बूथ में इनका नाम आया हुआ है, 116, 124, 125, 126, यानी कि ये एक व्यक्ति 4 बार भी वोट डाल सकता है। अब डाला कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये गड़बड़ी बहुत बड़ी है और इसकी जो संख्या है वो 11,965 लोग हैं जिनके की डुप्लीकेट वोटर्स बने हुए हैं। दूसरा था फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, कई सारे ऐसे वोटर्स थे जिनके एड्रेस में 0 लिखा हुआ था, हैश लिखा हुआ था, डैश लिखा हुआ था। अब आप सोच सकते हैं क्या इस तरह के एड्रेसेस हो सकते हैं? भारत में तो कम से कम नहीं हो सकते हैं, तो ये भी एक गड़बड़ी थी। तीसरे तरह का जो गड़बड़ी थी वो थी बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, यानी कि बहुत सारे वोटर्स एक ही एड्रेस पे दिखाए जा रहे थे, और एक तो एड्रेस ऐसा भी था जहां पे 80 लोग एक ही मकान में दिखाए गए थे। हालांकि इसका जो वेरिफिकेशन है वो इंडिया टुडे ने भी किया, वो उस मकान में गए और उनको एक ही व्यक्ति मिला और वो व्यक्ति बाकी के जो 80 वोटर्स थे उसको नहीं जानता था, और इनफैक्ट उस वोटर का तो खुद का भी वोट वहां पर नहीं था, तो ये भी एक तरह की गड़बड़ी थी। चौथी तरह का था इनवैलिड फोटोज, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी फोटोज थी ही नहीं, यानी कि वोटर लिस्ट में फोटो या तो है नहीं या फिर है भी तो वो इतनी छोटी है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, अगर आप बहुत पास से भी देखेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है। इसके अलावा मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, अब ये फॉर्म 6 क्या होता है? ये नए वोटर्स के लिए होता है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं, लगभग 33,692 जो वोटर हैं वो ऐसे हैं जो कि नॉर्मली क्या होता है 20 से 25 साल के अंदर हो सकता है कि व्यक्ति ये फॉर्म भरे, लेकिन ये वोटर्स ऐसे हैं जिनकी एज 70 है, 80 है और 90 साल के भी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे हैं, और ये वाकई में अपने आप में बहुत संदिग्ध है, और 33,000 ऐसे लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो इलेक्शन के प्रूफ हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन वो भी देने से मना कर रहा है ऑपोजिशन पार्टी को। जैसे कि ऑपोजिशन पार्टी की डिमांड थी कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाए, जब कहीं पर भी इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शंस की सीसीटीवी के माध्यम से रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो ये रिकॉर्डिंग्स हमें दी जाए, ऐसी एक मांग थी। हालांकि ये मांग भी जो इलेक्शन कमीशन है उसने साफ मना कर दिया है देने के लिए, और इसी के साथ साथ उन्हें एक नया रूल भी लेके आ गए हैं इलेक्शन कमीशन कि आप कोई भी इलेक्शन की रिकॉर्डिंग जो भी होगी वो इलेक्शन के खत्म होने के 45 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इवन अगर कोर्ट में भी जाके इस वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करते हैं तो वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 45 दिन के अंदर ये सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो आप जानते ही हैं कि कितना समय लगता है उन चीजों में। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट जो कि मांगा गया था ऑपोजिशन द्वारा वो था वोटर लिस्ट। अब ये भी बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है, पर ऑपोजिशन का कहना था कि ये जो वोटर लिस्ट है वो हमें दिया जाए इलेक्ट्रॉनिकली, और ये बहुत ही आसान भी होता है। इलेक्शन कमीशन को कोई भी डेटा इलेक्ट्रॉनिकली देना आसान होता है, और पेपरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो रास्ता चुना जो कि
कि मुश्किल था। यानी कि ये सारे जो भी आप फॉर्म्स देख रहे हैं, इसकी हाइट लगभग 7 फुट है। ये फॉर्म्स देना आसान लगा इलेक्शन कमीशन को, रेदर देन कि वो एक पेन ड्राइव के जरिए दे देते ये डेटा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। बहरहाल आप कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अगर फिजिकल फॉर्म में इलेक्शन कमीशन दे रहा हो तो इसको हम अगर इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर दें तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा भी आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का प्रोटेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ने इन डॉक्यूमेंट्स में लगा के दिया है ऑलरेडी। और ऐसा क्यों दिया होगा आप समझ सकते हैं। इस पर चुनाव आयोग का भी पक्ष जान लेते हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 10 दिन बाद, यानी आज 17 अगस्त 2025 संडे के दिन चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हालांकि ये जो टाइमिंग है 10 दिन बाद, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, पर जो बातें कही थी राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे काउंटर यहाँ पे किया जाता है। जो सबसे पहली बात राहुल गांधी ने वो वोटर लिस्ट दिखाया था, उसमें ये गड़बड़ियाँ हैं ये राहुल गांधी ने बताया था, और 5 मुख्य तरह की जो भी गड़बड़ियाँ थी उस पर चुनाव आयोग कहता है कि भले ही वो वोटर लिस्ट में वो गड़बड़ियाँ थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल इलेक्शन में भी वो गड़बड़ियां हुई होंगी। तो अब हमें जो प्रूफ चाहिए वो असल में जो इलेक्शन हुआ था उसका प्रूफ लेके आइए। और आप जब भी शिकायत, कोई भी व्यक्ति या फिर पॉलिटिकल पार्टी एक शिकायत कर रही है तो 7 दिन के अंदर उसका हलफनामा भी हमें प्रदान करे, यानी कि इलेक्शन कमीशन को। अब आप सोच लीजिए कि उसमें गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, उसका प्रूफ कैसे आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग तो वो सोर्सेज ही नहीं दे रहा, वो डॉक्यूमेंट्स, वो वीडियोस ही नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से आदमी पता लगाए कि इलेक्शन में गड़बड़ी हुई कि नहीं। तो इस पे चुनाव आयोग का ये कहना था कि हम इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि इससे एक व्यक्ति के प्राइवेसी का हनन होगा। अब आप सोच सकते हैं अगर वो डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्मेट में देते हैं तो तब हनन नहीं होता, लेकिन अगर वो सॉफ्ट फॉर्मेट में यानी कि पेन ड्राइव वगैरह में देते हैं तो उनका हनन हो जाएगा। किस तरह से, मेरा तो समझ के ही बाहर था। पर इसके अलावा जो मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी चुनाव आयोग की, उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करती है चुनाव आयोग वो SIR से करती है, यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करती है। वो बहुत सारी जुमले बोलते हैं, संवैधानिक संस्था है और इसमें इतने ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं और इसमें गड़बड़ियाँ नहीं हो सकती हैं, तमाम तरह की। हालांकि फैक्ट्स की काफ़ी कमी लगी उन बातों में मुझे, तो मैं एक एक बात तो आपको नहीं बताऊंगा, पर उसमें जो मेन बात थी उनका वो ये था कि जो SIR बिहार में हुई है वो बिल्कुल सही एक प्रक्रिया है, और जो भी उनको शिकायतें आ रही थी उन्होंने वहाँ पे उन शिकायतों को सही करने के लिए ही ये SIR की प्रक्रिया जो है वो लॉन्च करी है, और उन पर काफ़ी फोकस किया गया। SIR जो किया गया है उस पर फोकस किया गया, और फिर तमाम तरह के प्रश्न पूछे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग से। आपने बहुत सारे बीजेपी प्रवक्ताओं को और न्यूज़ एंकर्स को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि अगर वाकई में लोकतंत्र पे खतरा होता तो ऐसा क्यों है कि बहुत सारे इलेक्शंस ऑपोजिशन पार्टीज भी जीत जाती हैं, हर एक इलेक्शन तो बीजेपी जीत नहीं रही है। पर आप खुद ही सोचिए, मान लिया अगर कुछ एक इलेक्शन ऑपोजिशन पार्टीज भी जीत जा रही हैं तो क्या इससे ये प्रूफ हो जाता है कि चुनावों में कोई भी घोटाले या फिर कोई भी वोट चोरी नहीं हुई होगी? क्या ये इस बात का प्रूफ हो जाता है? ये उसी तरह की मुझे बात लगती है, अगर मान लीजिए आपको एक नदी पार करनी हो और उसमें मैं कहूँ कि आपको इस बोट से, इस नाव से नदी पार करनी है, पर दिक्कत ये है कि इस नाव में केवल एक छेद है। अब आप बताइए, क्या आप एक छेद वाली नाव से इस नदी को पार करना चाहेंगे? अगर नहीं तो लोकतंत्र भी यही नाव है जिसमें कि एक छेद है। अब आप बताइए, हो सकता है कि ये इलेक्शंस जिसमें ऑपोजिशन पार्टी जीत रही हो
सकता है कि इन इलेक्शंस में पूरी तरह से गड़बड़ियां ना हुई हो सकता है कि इन इलेक्शंस को मैनिपुलेट करा ही ना गया हो, या फिर इन इलेक्शंस में कुछ एक क्षेत्रों में गड़बड़ी हो या कुछ एक वोट्स में गड़बड़ी हो, पर बावजूद इसके हो सकता है कि ऑपोजिशन पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही हो कि वो इलेक्शन जीत गई हो। और ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता ये जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ही इलेक्शन कमीशन से मिलके साठगांठ कर रही हो। तो क्या हमें अपने वोट को इसलिए सैक्रिफाइस कर देना चाहिए? क्या ये उचित रहेगा कि कुछ एक पार्टियों को इससे फायदा मिल रहा है? हमारी जो आज़ादी है वो बहुत ही संघर्षों के बाद हमें मिली है, बहुत एक लंबे समय के बाद मिली है। तो इस तरह का जो हमें लोकतंत्र मिला है, और हमें क्या इसलिए सैक्रिफाइस कर देना चाहिए इस लोकतंत्र को कि हमारी जो फेवरेट पार्टी है उसे बड़ा फायदा मिल रहा है? आप खुद ही सोच के देखिए। हो सकता है आप इन पार्टियों के सपोर्टर भी रहे हो, पर बावजूद इसके लोकतंत्र और भारत पहले है या फिर ये पार्टियां पहले हैं? आज आपको इस चीज का भी फैसला करना पड़ेगा। राहुल गांधी का कहना है कि हर एक विधानसभा में 1 लाख वोटों की चोरी चल रही है। चलिए मान लीजिए वो 1 लाख नहीं होगा, वो 50,000 होगा, वो आंकड़ा 10,000 भी हो सकता है कि उससे भी कम हो सकता है एक बूथ में भी चोरी चल रही हो, या फिर हो सकता है कि एक वोट भी मैनिपुलेट किया गया हो और वो वोट आपका ही हो। क्या आप उस वोट को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, जो कि आपका वोट है या आपके परिवार वालों का वोट है? आप सोचिए, एक बार को सोचिए कि क्या हमें ये सारी गड़बड़ियों को एकदम नजरअंदाज कर देना चाहिए जो भी राहुल गांधी ने खुलासे किए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ न्यूज एंकर्स का ये मानना है कि हाँ हम उस दिन मानेंगे कि चुनावों में घोटाले हो रहे हैं जिस दिन एक ही पार्टी सारे इलेक्शन जीतेगी और 100% वोट से जीतेगी। ये न्यूज एंकर्स उस दिन मानेंगे कि हाँ भाई कोई घोटाला हुआ है, और उस दिन ये शायद सवाल पूछना शुरू करे इलेक्शन कमीशन पे। लेकिन आप भी समझते हैं कि अगर वाकई में वो दिन कोई आएगा तो उस दिन हमारे देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। जिस तरह से आज ये सारे न्यूज एंकर्स चुप हैं, हो सकता है कि उस टाइम आपके भी मुंह में ताले लगा दिए जाएं। बहरहाल अभी वो सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपका लोकतंत्र फिर भी जीवित है, भले टूटा फूटा क्यों ना हो। तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र पे आप सवाल उठाएं, और लोकतंत्र पे जो सवाल उठाए जाते हैं वो उसी समय उठाए जाते हैं जब देश में लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र खत्म होने के बाद कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है, और वॉइस अपनी उठाने का तरीका भी बड़ा आसान है। हमारा कमेंट सेक्शन पूरा आपके लिए खुला है, आप अपने विचारों को वहां पे अवश्य शेयर कीजिए। अगर आपके कोई और फीडबैक या सजेशन हो तो वो भी आप हमें लिख भेजिए। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बिल्कुल मैं उसका जरूर उत्तर करूंगा उसी कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।